एवरीबडी, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैरा में मैंने बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनीशन मतलब बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनीशन में या बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसका कवरेज किया है। देखो स्क्रीन को साथ साथ देखते रहना। इंस्टीट्यूट ने बोला कि बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में जो सबसे पहला आइटम आता है बोरोइंग का कॉस्ट, नाम समझो, बोरोइंग लोन का कॉस्ट, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज यूजुअल। दूसरा नाम आता है कमिटमेंट चार्जेस। आपने सुना नहीं होगा कमिटमेंट चार्ज क्या होता है। मान लीजिए आपने लोन लिया 1 अप्रैल 25 को, लिया नहीं मतलब आपका लोन सैंक्शन हो गया 10 लाख का 1/4/25 को। अब बैंक आपको डिसबर्स करने वाला है मान लीजिए 2 तारीख को, तो आपने बैंक को रिक्वेस्ट किया नहीं मेरे को 10 दिन डिले कर दीजिए, अभी मेरे को पैसों की जरूरत नहीं, 10 दिन के बाद मैं लूंगा। तो जो 10 दिन के लिए बैंक आपके लिए कमिटेड रहा, आपको पैसा कमिट करके रखा है लेकिन आपको पैसा दिया नहीं अभी तक क्योंकि आपने डिले कर दिया डिसबर्समेंट को, आपने किया, तो उसके लिए बैंक थोड़ा सा कमिटमेंट चार्ज लेता है जिसको बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद इज अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम रिलेटेड टू बोरोइंग्स। आपने डिबेंचर्स का नाम सुना होगा, डिबेंचर में प्रीमियम डिस्काउंट्स वगैरह के कॉस्ट लगते हैं। उसका जो एनुअल अमोर्टाइजेशन होता है, मान लो 100 करोड़ का डिबेंचर आपने इशू किया, 1 करोड़ का डिस्काउंट दिया, 99 करोड़ रुपया आपके घर में आया, तो जो 1 करोड़ रुपया का जो डिस्काउंट है उसको एनुअल अमोर्टाइजेशन करना एज 16 अलाउ करता है। तो 1 करोड़ का मान लो आप लोग 5 साल में अमोर्टाइज करते हो 20 लाख करके, तो दैट 20 लाख बिकम्स योर बोरोइंग कॉस्ट इन ईच ईयर। सिमिलरली अमोर्टाइजेशन ऑफ अदर एंसिलरी कॉस्ट लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेजेज एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज एंड फिनांस लीज ट्रांजैक्शन। आपने एज 19 पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ा होगा तो उसमें ब्याज का अकाउंटिंग होता है, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो बोरोइंग कॉस्ट। एंड द लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको समझना पड़ेगा आपके लेवल का, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है लेकिन मैं उसको इजी करके समझाऊंगा, आपको आ जाएगा समझ में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन ए बोरोइंग टू द एक्सटेंट इट कैन बी रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। जो इंटरेस्ट है वो तो इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन का आपको लॉस होता है और उसका एक पोर्शन को अगर कैन बी रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट, इफ इट कैन बी, कैसे होता है हम बताएंगे, देन दैट पोर्शन विच इज रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। ओके, तो बाकी तो सारा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाली डिस्कशन है इसको हमको एग्जांपल लेकर के आपको समझाना पड़ेगा। पंचू थोड़ा आवाज उसका कम कर दो वहां से। आइए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। हो गया पंच। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू द एक्सटेंट इट इज रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट का एग्जांपल देखो। मान लो 1421 को मैंने $10,000 का लोन लिया, फॉरेन करेंसी लोन है, तब एक्सचेंज रेट 80 रुपीज का था, यानी अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो 10,000 इंटू 80 मेरे को 8 लाख का लोन लेना पड़ता अगर मैं इंडिया में लोन लेता, तो पर मैंने अमेरिका में लोन लिया। इंटरेस्ट रेट 5% है। अब $10,000 पे 5% यानी $500 मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल का। 31,322 यानी 1 साल बाद एक्सचेंज रेट 90 हो गया। अब देखो हम 80 रुपीज जब एक्सचेंज रेट 80 रुपीज पर डॉलर था हम लोन लिए थे, ईयर एंड में वो 90 हो गया, तो $10 का रुपया माने $10 पर डॉलर का मेरे को नुकसान हो रहा है। सर क्यों नुकसान हो रहा है? भाई मेरा लाइबिलिटी हम जब लोन लिए थे तो 80 रुपीज डॉलर था, अब जब हम चुकाएंगे तो हमको 90 रुपया पर डॉलर चुकाना पड़ेगा, हमको तो $10,000 चुकाना पड़ेगा। तो अगर हम ईयर एंड में चुकाने जाएंगे, हम चुका नहीं रहे बट अगर चुकाने जाएंगे तो हमको 9 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा ना, तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो गया 1 लाख रुपीज। तो ये जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है ना मुन्ना, इसका एक पोर्शन को इंटरेस्ट कॉस्ट माना जा सकता है, प्रोवाइडेड नीचे नीचे जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। आइए आगे चलते, इस पूरे कैलकुलेशन को देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपना डॉलर में $500 का इंटरेस्ट हुआ, अपन 90 रुपीज करके पे करेंगे बिकॉज ईयर एंड में पे होता है इंटरेस्ट का, तो 500 इंटू 90 45,000 रुपीज इंटरेस्ट है। ये जो 45,000 है ना सर, ये तो इंटरेस्ट है ही, जो आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हो ना, ये वो वाला इंटरेस्ट है। ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का स्टोरी नहीं, तो प्लेन इंटरेस्ट है ये।
अब आइए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का डिस्कशन। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अपना 1 लाख रुपया का था, 10,000 इंटू 90 बाई -80। इस $1 लाख का कैसे मैं इंटरेस्ट में डालूंगा, कितना इंटरेस्ट में डालूंगा इसको, उसको ध्यान से देखो। इंस्टीट्यूट ने बोला अगर लोन हिंदुस्तान में लेते तो आपको 8 लाख रुपया का लोन लेना पड़ता और इंडिया का इंटरेस्ट रेट 11%। मान लो आप इंडिया में लोन लेते तो आपको 11% इंटरेस्ट देना पड़ता। ओके, तो अगर आप इंडिया में इंटरेस्ट देते तो 8 लाख इंटू 11% आप 88,000 रुपीज का इंटरेस्ट देते कि नहीं। अब आप अमेरिका में लेने गए इंटरेस्ट, अमेरिका में लोन लिए तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ा, तो आपने इंटरेस्ट कितना बचा लिया, 88 माइनस 45, क्योंकि आप 45,000 दिए ना इंडिया में, अमेरिका में इंटरेस्ट, इंडिया में देते तो 88 देते, तो आप 43,000 रुपीज का इंटरेस्ट का सेविंग कर लिए। सिंपल है। ये जो सेविंग आप करने गए इसके कारण ही आपको 1 लाख रुपया का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का नुकसान हुआ। ऐसा AS 16 का बोलना है। तो AS 16 बोलता है कि आउट ऑफ 1 लाख रुपीज 43,000 रुपीज को इंटरेस्ट मान लो। देखो, सो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो 1 लाख है treated as borrowing cost is 43 and foreign exchange fluctuation treated as foreign exchange fluctuation is 57। तो ये जो 57,000 है ये नॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बोल के PL में चला जाएगा एज पर AS 11, और ये जो 43,000 है ये बोरोइंग कॉस्ट बन जाएगा एज पर AS 16। अब मैं इसको पूरा जर्नलाइज करके दिखाता हूं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सेम चीज का। आपने लोन लिया, इंडिया में कन्वर्ट किया, मतलब लोन लेंगे तो आप तो रुपीज में एंट्री मारेंगे ना, आप तो इंडियन कंपनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 8 लाख, इंटरेस्ट टू बैंक 45,000 आप पेमेंट कर दिए। अब ये देखो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन को ईयर एंड में रीस्टेट किए, आपको फ्लक्चुएशन का लॉस हुआ, लेकिन इस लॉस में से कुछ पोर्शन इंटरेस्ट बन गया, इंटरेस्ट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 43। तो सर बाकी 57 वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में डेबिट में पड़ा रह गया, वो PL में चला जाएगा। तो सर हम लोग का इंटरेस्ट कितना हुआ, दिस 45,000। एक मिनट ना, थोड़ा मिटा के फिर दिखाता हूं। हम लोग का इंटरेस्ट हुआ दिस 45,000 एंड दिस 43,000। वो 88,000 इज आवर बोरोइंग कॉस्ट एंड 57,000 इज आवर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन टोटल। तो अब आपको मैंने बताया कि जब आप बोरोइंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्ज, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम्स एंड डिस्काउंट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंसिलरी कॉस्ट, हायर परचेज लीज इंटरेस्ट और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू द एक्सटेंट 43,000 रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब आप सारा बोरोइंग कॉस्ट को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया, आपको बोरोइंग कॉस्ट मिल गया। अब नॉर्मली स्पीकिंग आपने सुना होगा कि बोरोइंग कॉस्ट P&L में जाता है, बट हियर कम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो। बी केयरफुल नाउ ऑनवर्ड्स। AS 16 हम लोग को बोलता है कि टू लर्न AS 16 यू हैव टू लर्न व्हाट इज ए क्वालिफाइंग असेट। नाम पहली बार सुनोगे आप लोग, AS 2 में सुना होगा, मालूम नहीं, AS 10 में सुना होगा, नहीं तो आप पहली बार सुन रहे हो। क्वालिफाइंग असेट हम लोग उस असेट को बोलते हैं जिसको बन के तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सिंपल डेफिनेशन। और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम AS 16 ने डिफाइन नहीं किया है, बट नॉर्मली स्पीकिंग हम लोग 1 ईयर को सब्सटेंशियल पीरियड मान लेंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो। अदरवाइज मैनेजमेंट के पास जजमेंट लेने का हक है, वो 1 साल से छोटे पीरियड को भी सब्सटेंशियल पीरियड मान सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास उस चीज का लॉजिक हो, ऑडिटर को कन्विंस कर सके। एग्जाम में तुम लोग 1 ईयर को ही सब्सटेंशियल पीरियड लेना। तो अगर कोई असेट को जैसे मान लो मैं ये क्लासरूम बना रहा हूं, अब मेरे को बना के रेडी करने में इसमें 2.5 साल लग गया, तो दैट इज ए क्वालिफाइंग असेट। मैं गाड़ी खरीद के ला रहा हूं, तो मैं गया खरीदने, लेकर के आ गया, दैट इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट। हम AC खरीद, दैट इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट, वो रेडी टू बी पुट टू यूज है। लेकिन मैं अगर किसी चीज को पुट टू यूज करने के लिए तैयार करता हूं और उसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त मुझे लगता है, दैट ओनली बिकम्स अ क्वालिफाइंग असेट। अब इधर देखो, ए फिनेंशियल असेट कैन नॉट बी ए क्वालिफाइंग असेट। फिनेंशियल असेट मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, बैंक बैलेंसेस वगैरह, तो बनते नहीं है ना भाई, ये तो कंस्ट्रक्ट नहीं होते। क्वालिफाइंग असेट में इन्वेंट्री आ सकती है, इंटेंजिबल असेट्स भी आ सकता है। इन्वेंट्री बोलेंगे सर तो तुरंत बन के रेडी होता है, बट इफ द इन्वेंट्रीज आर लाइक एरोप्लेन, शिप्स, जिनको 3-4 साल लगता है बनने में, देन दैट इन्वेंट्री इज ए क्वालिफाइंग असेट, बिकॉज 1 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है ना जी।
इंटेंजिबल असेट अगर सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, बियरर, ये सब इंटेंजिबल है। और साथ में देखो बियरर प्लांट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बियरर प्लांट आपने नाम सुना होगा AS10 में, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताया होगा, जो रियल एस्टेट होता है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा। प्रोवाइडेड, सबका कहानी एक ही है, प्रोवाइडेड बन के रेडी होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगे, तो ये सब क्वालिफाइंग असेट हो। तो ये मत समझना कि क्वालिफाइंग असेट सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होता है, ऐसा नहीं है। इट कैन बी इंटेंजिबल असेट, इट कैन बी इन्वेंट्री, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट कैन बी बियरर प्लांट ऑल्सो। आगे चलता हूं। मैंने लिखा कि लैंड क्वालिफाइंग असेट नहीं होता, बिकॉज जो बनी बनाई होती है, लेकिन बिल्डिंग क्वालिफाइंग असेट होता है अगर आप बना रहे हो और बनाने में आपको 1 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है। तो सर अभी तक हमने 2 बड़े बड़े पैराग्राफ सीखे, बोरोइंग कॉस्ट में किन किन 6-7 चीजों को इंक्लूड करते हैं और क्वालिफाइंग असेट किसको कहते हैं। 3rd नंबर पॉइंट में मैंने कुछ चीजें बोली आपको कि आप इसको याद रखो कि बोरोइंग कॉस्ट में डिविडेंड नहीं आता, एक्चुअल डिविडेंड भी आप अगर पे करते हो तो भी नहीं आता। आप अगर जिसको बोलते हैं ना इमेजिनरी डिविडेंड पे नहीं किए बट सोचे कि ये मेरा डिविडेंड है, मैंने तो खुद का पैसा से मान लो क्वालिफाइंग असेट बनाया, तो ब्याज तो मेरा लगा नहीं, लेकिन अगर ये पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता तो मैं इतना कमाता, तो दिस इज माई बोरोइंग कॉस्ट, ये सब नहीं बोल सकते। अपना पैसा का कोई भी कॉस्ट, सच का हो डिविडेंड के फॉर्म में इक्विटी का, या इंप्यूटेड हो सोचा हुआ हो, वो बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आएगा। फिर मैंने एक लाइन लिखी, ये फाइनल से मैंने बोरो करी है, आपके लिए भी यूज अगर आ जाएगा तो ले लेना, कि अगर कोई इन्वेंट्री हम लार्ज क्वांटिटी में बनाते रिपीटिटिव बेसिस पे, इन्वेंट्री लार्ज क्वांटिटी में बने, लाइक वाइन, WINE दारू लार्ज क्वांटिटी में बनती है रिपीटिटिव बेसिस पे, उसको आप क्वालिफाइंग असेट नहीं बोलोगे, भले उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज नॉर्मली इन्वेंट्री जैसे एरोप्लेन, शिप वगैरह, ये सब इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट होती है। सर करना क्या है, मान लीजिए साल भर में मेरा 40 लाख का बोरोइंग कॉस्ट लगा, अकाउंटिंग क्या करनी है, सुनना क्या करना है। A16 बोलता है कि बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट समझना है 3 इवेंट से समझो, 3 इवेंट से। उन्होंने बोला एक इवेंट का नाम है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, एक का नाम है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, और एक का नाम है सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, लेकिन आपको पहले यह दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा पढ़ने के पहले कि देयर इज ए बोरोइंग, लोन लिया गया, बोरोइंग कॉस्ट लग रहा है, एंड ए क्वालिफाइंग असेट इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। ये दिमाग में रखो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। आइडिया सिंपल है, अगर बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग असेट के कंस्ट्रक्शन में लग रहा है और क्वालिफाइंग असेट का कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना बोरोइंग कॉस्ट लगेगा, जनरली स्पीकिंग वो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, असेट के कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लिखा मैंने कि बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट विल बी कैपिटलाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। बिफोर कंस्ट्रक्शन अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट लग रहा है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट लग रहा है, P&L में जाएगा। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट लग रहा है और असेट क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को P&L में नहीं डाल के, माने इंटरेस्ट टू बैंक, P&L टू इंटरेस्ट नहीं करके बिल्डिंग टू इंटरेस्ट करोगे, प्रोवाइडेड असेट क्वालिफाइंग हो और बोरोइंग का पैसा असेट के लिए यूज हो रहा हो। इसका डिस्कशन मैं करूंगा, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब आइए एक पॉइंट बताते, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब कैपिटलाइजेशन करने का मतलब इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का, असेट के साथ जोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है। इसके लिए A16 ने एक वर्ड यूज किया, कमेंसमेंट डेट। तो कमेंसमेंट डेट भी वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने 3 तो कंडीशन बताई। बोला अगर ये 3 चीजें, ऑल दीज 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चालू कर दो। तो मैं उसमें बोला कि जिस दिन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, आप उसको कमेंसमेंट डेट बोल दो, वहां से कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट कर दो। इजी है, सुनना। पहला, कंपनी ने यानी मैंने, मान लो मेरा बोरोइंग कॉस्ट है 40 लाख, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं। एक, मैंने एसेट के पीछे एक्सपेंडिचर करना चालू कर दिया। 2, मेरा बोरोइंग कॉस्ट लगना चालू हो गया। 3, मेरी वो एक्टिविटी चालू हो गई जो असेट के कंस्ट्रक्शन में जरूरी होती है। या आप बोल दो ना, असेट का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप असेट के पीछे खर्चा चालू कर दिए तो फिर असेट का कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है, तो नॉर्मल बात है ए और सी तो एक ही जैसा पैराग्राफ है। कई बार 99% आंसर है हां, पर कई बार क्या होता है हम किसी को एडवांस देकर के असेट बनवाते हैं और वो आदमी असेट का कंस्ट्रक्शन चालू नहीं कर रहा है, तो मेरा तो एक्सपेंडिचर लग गया लेकिन कंस्ट्रक्शन तो चालू नहीं हुआ, तो हम कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे उस ब्याज को। ओके, अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग, फिर से सुन लो, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो गया, ब्याज लगना चालू हो गया, बोर्ड पे देखना, असेट पे खर्चा चालू हो गया और असेट बनना चालू हो गया, तो तुम ब्याज को, इंटरेस्ट कॉस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चालू कर दो। सर अगर ये तीनों एक्टिविटी कंप्लीट, माने तीनों एक्टिविटी नहीं, ये तीनों कंडीशन फेल हो गया कोई भी एक, तो क्या करना है? लेकिन मेरा ब्याज लगना चालू हो गया, तो ब्याज को P&L में भेज दो, प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे पैराग्राफ का नाम है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। पैरा कहता है कि आपने क्वालिफाइंग असेट का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, एक्टिविटी सब चालू, आप कैपिटलाइज करना चालू कर दिए, कैपिटलाइजेशन चालू हुआ 1425 से, आपने 25-26 कैपिटलाइज किया पूरा। 1426 को क्या हुआ, आपने असेट का कंस्ट्रक्शन बंद करके आप चले गए यूरोप घूमने 2 महीना के लिए, और 2 महीना तक कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं। तो A16 बोलता है कि उस पीरियड में, उस 2 महीना के लिए आपको कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करना पड़ेगा, उस 2 महीना का ब्याज PL में जाएगा। पंचू एक तो ऐसी चला, उन्होंने लिखा एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड 2 महीना इन विच इट सस्पेंड्स द एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द असेट। लेकिन अगर दी डिले इज नेसेसरी और अनअवॉइडेबल, मेरा यूरोप जाना जरूरी था, यूरोप जाना जरूरी था, इंपॉर्टेंट नहीं है, असेट का कंस्ट्रक्शन का रुकना जरूरी था। कई बार क्या होता, फ्लड आ जाता है इलाका में, कई बार क्या होता, हम लोग वो छत वत वगैरह ढालते हैं तो 3-4 दिन कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ता है। कई बार रोकना कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि डिले इज अनअवॉइडेबल, डिले इज नेसेसरी। इन दैट केस वो डिले का भी इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करने मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने डिले किया और वो डिले अननेसेसरी था, अवॉइडेबल था, तो उस डिलेड पीरियड के इंटरेस्ट को आपको P&L में भेजना पड़ेगा। नाउ कम्स कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस परमानेंटली कब रुकेगा? द आंसर इज सिंपल, सिसेशन बोलते हैं इसको। द आंसर इज जब आप सारा एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हो टू प्रिपेयर द असेट, मतलब जब आपका असेट बन के रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आप कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस को बंद कर दो। उसके बाद आपका लोन जब तक चलता रहेगा, क्योंकि लोन तो रिपेमेंट होने से इंटरेस्ट बंद होगा। असेट बन गया, मान लो आप 40 करोड़ रुपए का लोन लिया, असेट बनाए, असेट बन गया 4 साल में, पर 40 करोड़ रुपए का लोन आप नहीं चुकाए, 4 साल के बाद 5वां साल भी लोन था, 6ठा साल भी लोन था, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट PL में जाएगा, बिकॉज कैपिटलाइजेशन प्रोसेस सीज हो गया, असेट तो बन के रेडी हो गया। असेट बन के रेडी होने के बाद आप AS10 में भी पढ़ा होगा, कुछ भी कैपिटलाइजेशन करने नहीं मिलता तो ब्याज क्या मिलेगा। आगे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना। समटाइम्स द असेट इज कंप्लीटेड इवन दो माइनर मॉडिफिकेशन वर्क ऑफ डेकोरेशन एटसेट्रा आर कंटिन्यूड। असेट रेडी है, आप बोल रहे हो कि यार मेरे को ना वो थोड़ा मोड़ा यार इसमें ना पेंटिंग कराना है, उसके बाद ही मैं असेट को कंप्लीट मानूंगा। नहीं, सब्सटेंशियली आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, मान लो असेट कंप्लीट हो गया, कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर दो। नेक्स्ट, कई बार असेट पार्ट में बनती है, जैसे 4 पार्ट में एक असेट बन रही है, कंस्ट्रक्टेड इन पार्ट्स बोलते हैं, और एक पार्ट जो कंप्लीट हुआ ना, मान लो 3 पार्ट, मान लो 4 पार्ट में असेट बन रही है, तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट अभी भी बन रहा है, लेकिन जो पार्ट कंप्लीट हो गया दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, तो फिर वो पार्ट तो यूज हो रहा है ना जी, या केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड है, तो उस पार्ट के पीछे अगर और ब्याज लग रहा है उसको कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर दो, उसका वाला, बाकी 3 पार्ट का कैपिटलाइजेशन करते रहो। और सेम एग्जांपल में इफ दैट पार्ट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, तो फिर उस पार्ट का भी, कंप्लीटेड पार्ट का भी इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो उसको आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करो। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो एक क्लासरूम बन रही है, अब मान लो फर्नीचर बन गया, AC अभी लगना बाकी है और बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन भी अभी बाकी है, तो हम तो इस फर्नीचर को तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब AC और बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, तो मेरे लिए फर्नीचर बन के भी नहीं बना हुआ जैसा हो गया ना, तो इट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड।
तो इन दैट केस फर्नीचर के ऊपर मेरा जो बनने के बाद भी ब्याज लग रहा है, फर्नीचर बनने के बाद भी लोन तो जिंदा है, तो लोन का जो ब्याज लग रहा है वो कैपिटलाइजेशन होता रहेगा, बिकॉज इवन दो द फर्नीचर इज कंप्लीट इट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। लेकिन वही अगर ऐसा एग्जांपल लूं मैं कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और एक मॉल बन रहा है। अब मॉल तो बन के रेडी हो गया, अब दुकानें बिक भी गई, लोग दुकान चालू भी हो गया, मॉल चालू हो गया, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अभी भी बन रहा है और इसमें 2 साल और लगेगा। तो मॉल अगर ब्याज के पैसे से बना है तो मॉल के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज मॉल इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। बाकी बिल्डिंग जो दोनों बन रही है रेजिडेंशियल वाली, उसका ब्याज आप कैपिटलाइज करो ना, कौन मना करता है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब आइए अगला पॉइंट, पैरा 5, इनकम अराइजिंग फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बोरोड मनी। अब रुपया लोन ले लिए, असेट के कंस्ट्रक्शन में लग रहा है, तब तक थोड़ा दिन के लिए थोड़ा पैसा आपके पास सरप्लस था, ब्याज पे लगा दिए, किसी को लोन दे दिए या बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। उससे जो ब्याज आएगा कुछ करना मत, टोटल इंटरेस्ट को खाली लेस कर देना। जो आप बोरोइंग का जो ब्याज है ना, उसमें इस इनकम को लेस कर देना और नेट इंटरेस्ट को ही कैपिटलाइज करने के बारे में सोचना। आगे थोड़ा अब डिटेल में घुसते हैं, थोड़ा अंदर घुसते हैं। बोरोइंग को डिस्कशन में 2 तरह की बोरोइंग में डिवाइड करूंगा, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब हुआ फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट। मतलब मुझे मालूम है ये मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने एसबीआई से लोन लिया 40 करोड़, स्टोरी ओवर। जो भी बोरोइंग कॉस्ट लगेगा, अगर कोई टेम्पररी इनकम हुआ उसको माइनस करके सीधे बिल्डिंग में जोड़ देंगे, नो झमेला। अच्छा, प्रोवाइडेड वो जो क्या नाम, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सेसेशन, सस्पेंशन, वो सब पैराग्राफ जिंदा रहेगा, उसको यूज करके मैं बात कर रहा हूं, बट सीधा ऐड होगा, उसमें कोई झमेला नहीं है। मैंने लिखा देन द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट विल डायरेक्टली बी एडेड विद द क्वालिफाइंग एसेट। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है तो बोरोइंग कॉस्ट को सीधे सीधे असेट के साथ ऐड कर दो। सर जनरल बोरोइंग का कहानी हुआ तो वो थोड़ी देर के बाद पढ़ाता हूं मैं तुमको। अभी तुम स्पेसिफिक बोरोइंग का एक एग्जांपल देखो। रेनबो लिमिटेड है, 150 करोड़ रुपए का बोरोइंग किया 1421 को बॉयलर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिक बोरोइंग है। 11% का ब्याज है, 150 करोड़ का लोन है, 11% का ब्याज मतलब 16.5 करोड़ का इंटरेस्ट। प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%। कोई मतलब ही नहीं है ना, स्पेसिफिक बोरोइंग है तो एक्चुअल बोरोइंग को पीएल एसेट के साथ जोड़ेंगे ना। अकाउंटेंट ऑफ रेनबो लिमिटेड ने क्या किया, 150 करोड़ में 13% मल्टीप्लाई किया और बोला 19.5% हम कैपिटलाइज करेंगे, बिकॉज दैट इज माई WACC। आंसर इज WACC का कोई रोल ही नहीं है स्पेसिफिक बोरोइंग में। आगे, ड्यू टू सरप्लस फंड आउट ऑफ 150 एन इनकम ऑफ 3.5 करोड़ वाज अर्नड एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। अभी मैंने बोला बोरोड मनी के इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट इनकम या कोई भी इनकम बोरोइंग कॉस्ट को कम करेगा। तो अपना बोरोइंग कॉस्ट था 16.5, इनकम आया -3.5, माइनस करेंगे तो 13 करोड़ रुपया। 13 करोड़ रुपया कैपिटलाइज होगा, ध्यान रखो। 13 नहीं, हाँ 13 करोड़ रुपया कैपिटलाइज होगा, ध्यान रखोगे। आगे कमेंट ऑन दी अब। अच्छा, कंपनी क्या कर रही है, 19.5 करोड़ रुपया बिल्डिंग में जोड़ रही है या बॉयलर प्लांट में, और 3.5 करोड़ रुपया का इंटरेस्ट इनकम जो हुआ वो पीएल में डाल रही है। आपको कमेंट करने बोला, मैंने आंसर लिखा, इफ द एसेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग ए स्पेसिफिक बोरोइंग, बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। If part of borrowed money is invested temporarily, then it should be deducted from the borrowing cost and net interest will be capitalized. Interest on loan 16.5, income from investment 3.5, net किया 13 करोड़, net interest to be capitalized. नीचे मैंने 2 नोट लिखा, use of weighted average cost of capital 13% is not relevant if the asset is funded by specific borrowing. Weighted average cost of capital का relevance कब आएगा, जनरल बोरोइंग में आएगा, थोड़ी देर बाद सुनना। Interest income cannot be transferred to P&L account, so the treatment of the accountant is inappropriate. 7th पैरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा। पंचू थोड़ा एसी चलाएगा, चलाया ठीक, थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर स्टार्ट करते हैं।
क्या है? जनरल बोरोइंग्स। पहले तो बोलते किसको है जनरल बोरोइंग, मैंने सुंदर से ना 7-8 पैराग्राफ बना करके दिया है, पैराग्राफ भी पढ़ लोगे ना अपना काम हो जाएगा। सुनो, अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं पर बिल्डिंग के लिए हमने अलग से लोन नहीं लिया, मेरा लोन लेने के लिए एक फिनांस डिपार्टमेंट है, वो अलग से लोन लेता रहता है, फिर जहां जहां पैसा चाहिए होता है ना वो पैसा सप्लाई करता रहता है, तो उस तरह के लोन को जनरल लोन बोलते हैं। मैंने लिखा व्हेन ए क्वालिफाइंग असेट इज फंडेड, थोड़ा इसको बड़ा कर लेने दो, मैंने लिखा देखो व्हेन ए क्वालिफाइंग असेट इज फंडेड फ्रॉम अ पूल ऑफ जनरल बोरोइंग वी हैव टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। सो जनरल बोरोइंग मतलब पूल ऑफ जनरल बोरोइंग, जो मैंने पहले आपको बताया फिनांस डिपार्टमेंट वाला। करना क्या है, सबसे पहले जितने लोन है ना उसका आप कैपिटलाइजेशन रेट यानी WACC निकाल लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। FM में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि वो कैसे निकलता है। अभी भी यहां पे देख लो कैसे निकलता है। मान लो बैंक A से आपका 100 करोड़ का लोन है 12% इंटरेस्ट पे, बैंक B से आपको 400 करोड़ का लोन है 16% इंटरेस्ट पे। तो आप पहले इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट कर लो, ये 12 करोड़, ये 64 करोड़, टोटल इज 76 करोड़, टोटल लोन इज 500 करोड़, टोटल बोरोइंग बाय टोटल बोरोइंग कॉस्ट बाय टोटल बोरोइंग 700 डिवाइडेड बाय 76 डिवाइडेड बाय 500, सो इट बिकम्स 15.2%। ये जो एवरेज निकालने का तरीका है इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको सबसे पहले वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होगा, फिर आपको पता करना होगा बिल्डिंग में कितना रुपया खर्च हुआ, फिर जितना रुपया खर्च हुआ उसको रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो इंटरेस्ट निकल जाएगा जो आप बिल्डिंग के साथ जोड़ेंगे। 3-4 रूल याद रखिएगा। जो इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करने जा रहे हो वो एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगले साल, जैसे एक साल आपका बिल्डिंग पे मान लो आपने 40 लाख रुपया खर्चा किया और WACC के हिसाब से आपने मान लो 10 लाख रुपया इंटरेस्ट उसमें ऐड किया, तो अब आपका बिल्डिंग 50 लाख हो गया बिल्डिंग का खर्चा। तो अब जब सब्सिक्वेंट पीरियड में आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे सेकेंड ईयर में, तो ये 50 लाख विल बिकम द बेस। फिर इस साल जितना भी खर्चा हुआ मान लो 30 लाख, तो 80 लाख रुपया के ऊपर आपका इंटरेस्ट का वो मल्टीप्लाई होगा जो WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो मैंने लिखा इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड इंटरेस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज विल फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग असेट। अगर आपको असेट के पीछे कोई पेमेंट मिल जाता है, कोई ग्रांट वगैरह मिल जाती है, तो इस एक्सपेंडिचर से माइनस कर दीजिएगा। मान लो 12 लाख का ग्रांट मिल गया 80 के अगेंस्ट में, तो आप 68 पे ही अगला साल इंटरेस्ट कैपिटलाइज कीजिएगा। फिर मैंने बोला अगर एक्सपेंडिचर अलग अलग डेट में होता है, मान लो 50 लाख का ही एक्सपेंडिचर या मान लो 40 लाख का ही एक्सपेंडिचर है, दो अलग अलग डेट में हुआ और वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, तो पूरा 40 पे सीधा 12% मत लगा देना। मान लो 20 लाख 1 अप्रैल को हुआ और 20 लाख मान लो 1 मई को हुआ, तो 1 अप्रैल पे पूरा साल का इंटरेस्ट, अप्रैल टू मार्च 1 अप्रैल पे पूरा साल का इंटरेस्ट निकालोगे और 1 मई वाले पे 11 महीना का इंटरेस्ट निकालोगे। तो उसमें ध्यान देना कि एक्सपेंडिचर का अगर डेट दिया हुआ है तो डेट वाइज कैलकुलेशन होगा। सिमिलरली जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, जब आप ये वाला कैलकुलेशन करते हो, जब आपका 15.2% का कैलकुलेशन होता है, तो उसमें भी ध्यान देना अगर ये लोन 1 साल के लिए यूज नहीं हुआ है और ये लोन 400 वाला 1 साल के लिए यूज हुआ है, तो इसका इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। मान लो ये लोन 6 महीना के लिए यूज हुआ, तो इसका इंटरेस्ट जो है 100 का 12% करके 6 महीना का 6 निकलेगा और ये पूरे साल के लिए यूज हुआ, तो 76 नहीं आके 64 प्लस 6 70 आएगा। और सिमिलरली यहां पे भी टोटल बोरोइंग को 500 नहीं लेना होगा, 400 फॉर फुल ईयर और 100 फॉर हाफ ईयर मींस 50, सो इट बिकम्स 450। तो आप बोलेंगे 70 जो बोरोइंग है, बोरोइंग कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 450 इज माय WACC। कहने का मतलब है जब आप WACC कंप्यूट करते हो, रीडिंग करो देखो, तो टाइम पीरियड ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर मस्ट बी केयरफुली यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग बोथ इंटरेस्ट एज वेल एज लोन।
तो इंटरेस्ट को मैंने 76 से 70 किया, लोन को मैंने 500 से 450 किया। ये होता है जनरल बोरोइंग का टोटल नॉलेज कंटेंट। एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। बोर्ड पे देखो, एक्स लिमिटेड है, एक बिल्डिंग बन रही है, जनवरी से चालू हुई है, 1 लाख रुपया स्पेशल लोन लिया, इसका ब्याज सीधा बिल्डिंग में ऐड कर देना। 1 जनवरी को ही लोन ले लिया था, रेट 10% था, 1 लाख का 10%, 10,000 सीधा बिल्डिंग में ऐड होगा, सोचना भी मत। कंपनी के बाकी आउटस्टैंडिंग लोन है, एक 5 लाख का लोन है, एक 9 लाख का लोन है, अलग से ही है, एक 11% का, एक 13% का है। तो ये अदर नॉन स्पेसिफिक लोन है, जनरल बोरोइंग है। इसी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा। कैसे? 5 लाख का 11% 55,000। मैं मान के चल रहा हूं कि ये साल भर आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर बाद में चेक करेंगे, अगर नहीं रहा तो चेंज कर देंगे। 13 लाख का 9%, 9 27, 9 के 9 11, 1,17,000। 1,17,000 प्लस 55,000, ये रहा देखो यहां पे, which is exactly 1,72,000 divided by 14 lakh and the rate comes 12.286%. ये आपको पहले निकाल लेना पड़ेगा। ये निकालते वक्त आपको नहीं देखना है कि असेट के पीछे कितना खर्चा हुआ है, ये लोन से ही निकल जाएगा, बिकॉज ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ लोन है। अब नीचे लिखा कि बिल्डिंग में इतना इतना खर्चा हुआ, जनवरी में इतना, अप्रैल में इतना, जुलाई में इतना और दिसंबर में इतना। अब देखो अलग अलग पीरियड का दे दिया, अलग अलग डेट में खर्चा हुआ और बोल दिया कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हुआ है। तो यहां पे हमको जब इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करेंगे ना, तो जनवरी वाले पे पूरे साल का, लेकिन अप्रैल वाले पे 9 महीना का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर एंडिंग का समय। जुलाई वाले पे 6 महीना का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर वाले पे 1 महीना, क्योंकि दिसंबर 1 तारीख को खर्चा हुआ बिगिनिंग में, तो 1 महीना। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 2 लाख रुपया मेरा पहला महीना में खर्चा हुआ, इसमें से हम मानेंगे कि 1 लाख रुपया जो मेरा स्पेशल लोन लिया हुआ था ना, ये वाला, उसमें से लगा और बाकी 1 लाख रुपया जनरल लोन में से लगा। तो 2 लाख में से 1 लाख जो स्पेशल लोन का था, उसका 10,000 रुपीज तो सीधा ऐड हो जाएगा, और ये जो 1 लाख रुपया था जो जनरल लोन में से लगा, उसका 12.286% करके इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होगा। बोर्ड पे देखो, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज सीधा 10,000 सोल्यूशन में। जनरल बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज होगा, मैंने नीचे लिख के दिया, देखो 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख निकाल करके बाकी 1 लाख इंटू 12% इंटू 12/12। अप्रैल में 2.5 लाख लगा, 12%, 12.286, बार बार बोलना पड़ रहा है, 9 महीना के लिए इतना, 4.5 लाख 12 रेट 12.286%, 6 महीना के लिए इतना, 1,20,000 1 महीना के लिए इतना, 64,195 निकला जनरल वाला बोरोइंग का कॉस्ट जो बिल्डिंग में ऐड होगा। जनरल एंट्री मांगा नहीं है। टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगा 10,000 और 64,195, 74,195। मैंने जर्नल कर दिया है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट। इसके पहले इंटरेस्ट टू बैंक भी हुआ होगा, वो एंट्री हम नहीं किए, खाली कैपिटलाइजेशन का कर दिए। सर 10,20,000 कहां से लाए? ये जो मेरा खर्चा हुआ देखो बिल्डिंग पे, 250, 450, 450, 9 लाख और 120, 1020। तो बिल्डिंग 1020 टू बैंक और बिल्डिंग 74,195 टू इंटरेस्ट। इसके पहले इंटरेस्ट टू बैंक हुआ होगा। तो ये हुआ मुन्ना जनरल बोरोइंग का, स्पेसिफिक बोरोइंग का एक डिटेल्ड डिस्कशन। बाकी के सम्स आप क्लास वर्क में जो अलग सम्स हैं बुक में उसमें कर लोगे। 8th पैराग्राफ है डिस्क्लोजर्स का, कि अगर आपके बैलेंस शीट में बोरोइंग है और आप क्वालिफाइंग असेट बना रहे हो तो आपको क्या क्या डिस्क्लोजर करना है। एक, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है बोरोइंग कॉस्ट को लेके, भाई यही लिखना है, बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट इज कैपिटलाइज्ड, अदर बोरोइंग कॉस्ट ट्रांसफर टू P&L। फिर आपको बताना है टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितना लगा साल का, मान लो 12 लाख, उसमें से कितना कैपिटलाइज किए, मान लो 3 लाख, कितना PL में डाले, मान लो 9 लाख। ये अमाउंट में बताना होगा। और अगर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है जैसे 12.286% आपका निकला, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द स्टफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। लैंड के बारे में मैंने आपको अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर करके आखिरी पैरा मैंने बनाया
मैंने आपको बोला था लैंड क्वालिफाइंग असेट नहीं है, तो लैंड अगर आप 1421 को परचेज किए और बिल्डिंग बनाना अगर 16 से चालू किए, तो लैंड के परचेज डेट से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि लैंड क्वालिफाइंग असेट नहीं है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन डेट से यानी 1/6/2021 के से कैपिटलाइजेशन चालू होगा। एक और छोटा सा पैराग्राफ कि अगर कभी भी बनते बनते असेट का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, सर ये है क्या चीज, AS 28 में पढ़ोगे, चिंता मत करना, तो फिर इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। आंसर इज नॉर्मल है। ये AS 28 का बेसिक पैराग्राफ है कि अगर रिकवरेबल अमाउंट छोटा हो जाता है, कैरिंग अमाउंट बड़ा हो जाता है, तो डिफरेंस को राइट ऑफ करके PL में डाल दिया जाता है। AS 28 में पढ़ोगे, अभी टेंशन मत लो। AS 16 में खाली लिख दिया गया है कि ऐसा AS 28 में बोला गया है, तो AS 28 का पैरा है ये, यहां खाली बोल दिया गया, टेंशन मत लो, वहां सीख लेंगे। सो विद दिस we come to an end of the entire discussion of accounting standard 16 borrowing cost. Thank you very, very much.